हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज हम एक नया टॉपिक करेंट अफेयर्स का लेकर आए हैं आपके सामने एंड द टॉपिक इज समुद्र मंथन। रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रहा है, इससे रिलेटेड हमें न्यूज़ देखनी पड़ेगी। यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवनली पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं समुद्र मंथन स्कीम को। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये समुद्र मंथन स्कीम आई क्यों है। इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि समुद्र मंथन स्कीम ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ आई है, किन चैलेंजेस को साथ में लेकर आई है और क्या मिटिगेशन हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इस स्कीम को एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लेकर चल सकें। गवर्नमेंट ने ये समुद्र मंथन स्कीम आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए और इंडिया में एनर्जी एक्सप्लोरेशंस के लिए लाए, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशंस के। तो उसी से रिलेटेड ये स्कीम आई है। रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा है कि कितनी ज़्यादा हमें एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हुई है। रिसेंटली हम लोगों ने वॉर्स देखी हैं वेस्ट एशिया में, है ना, ईरान इराक वॉर देखी है। तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशंस में प्रॉब्लम हुई है। तो उससे रिलेटेड इंडिया चाहता है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन में। तो उसी से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए एक स्कीम लेकर आई है और उसका नाम है समुद्र मंथन स्कीम। इसको अगर हम दूसरे नेम से जानें तो उस स्कीम का नाम है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। नेशनल मीन्स इंडिया के लेवल पर हो रही है, ऑफशोर there is a difference between a onshore and offshore. For example, this is India and ये जो लैंड का पार्ट है यहाँ पर ये आपका होता है onshore. That means exploration of oil and natural gas are going on the land area. यहीं पर अगर हम इंडियन ओशियन की बात करें या वाटर्स की बात करें, अगर वहाँ पर एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं तो उनको हम लोग ऑफशोर रीजन्स कहते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट इस बार ऑफशोर रीजन्स के लिए स्कीम लेकर आई है जिसमें हमें एक्सप्लोरेशन करना है किसका, ऑयल एंड नेचुरल गैस का। यही हमारा इस एम है इस स्कीम के अंदर। नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों आई है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक 2026 की मीटिंग के अंदर इसको अप्रूव करती है, पार्लियामेंट में अप्रूव की जाती है स्कीम और इसका पूरा टोटल फाइनेंशियल आउटले 84,084 करोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है वो ऑफशोर एरियाज़ में नेचुरल गैस एंड ऑयल के एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ें। इसका एम बस यही है कि हमें इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट अप करना है और डिपेंडेंस जो इंपोर्ट हो रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स इंडिया के उनके ऊपर कम करना है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में जितनी भी नेचुरल गैस यूज़ हो रही है उसका 50% ऑफ द नेचुरल गैस इंपोर्ट हो रहा है। इसके साथ साथ 60 to 70% ऑफ द ऑयल आपका जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। अब अगर हम बात करें इस स्कीम का नाम समुद्र मंथन क्यों रखा गया, एक्चुअली क्या हुआ था हिस्टोरिकली हम देखें तो हमारे जो असुर थे, हमारे जो देवता थे, उन्होंने 15 रत्न निकाले थे हमारे समुद्र के अंदर से। ये एक हिंदू मैथोलॉजी है जिसके बेसिस पर हमारी यूनियन कैबिनेट ये स्कीम लेकर आई है और ये नाम रखा है, दैट इज़ समुद्र मंथन। अगर हम इसकी बात करें तो ये रिसोर्सेज जो हमारे ऑफशोर एरियाज़ में दबे हुए हैं उनको एक्सप्लोर करने की बात करती है। जिस तरीके से हिंदू मैथोलॉजी के अंदर आपके 15 हिडन जेम्स को समुद्र में से निकाला गया था देवताओं के थ्रू, ऐसे ही हमें ऑफशोर एरियाज़ में से हिडन जेम्स दैट इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशंस करने हैं। समुद्र मंथन स्कीम की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% फंडिंग जो है वो सेंटर करता है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपका डिवीजन होता है फॉर हिली रीजन्स एंड स्टेट्स। मतलब कि स्टेट्स एंड हिली रीजन्स भी उसमें अपनी भागीदारी देते हैं फाइनेंशियल एटमॉस्फेयर में, फाइनेंशियल कंडक्ट में। इस स्कीम को किसने इंप्लीमेंट किया है? द मिनिस्ट्री नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यहीं पर अगर हम एक क्वेश्चन देखें, एक और मिशन है दैट इज डीप ओशियन मिशन, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा रेफरेंस आगे दूंगी। इस मिशन को डिफरेंट मिनिस्ट्री लेकर आई है और इस मिशन को डिफरेंट मिनिस्ट्री लेकर आई है।
तो उसके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्कीम समुद्र मंथन एंड डीप ओशन मिशन। नाउ द एम ऑफ दिस स्कीम, कि एम क्या है, इसका एम और फोकस इस स्कीम का यही है कि जो इंडिया के ऑफ शोर रीजन्स हैं उसमें हम क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इसका एम्फेसिस सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे है, हम जब एक्सप्लोरेशन करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस का तो 3 चीज़ों पे हमारा एम्फेसिस रहने वाला है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं डीप वाटर पे, यहां पर हम ड्रिलिंग करेंगे। अल्ट्रा डीप वाटर, यहां पर भी हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे। जब हम डीप वाटर की बात करते हैं तो ये जो डीप वाटर है वो 500 मीटर, जो 500 मीटर है उससे ज़्यादा पे आपका एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, उसी को हम डीप वाटर कहते हैं। तो हमारा जो एम है इस स्कीम का, समुद्र मंथन स्कीम का, वो यही है कि हम डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर तक जाएं और उसका एक्सप्लोरेशन करें, किसका, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का। अब इस स्कीम के लिए ज़रूरत क्या है, वाई इज़ द स्कीम नीडेड? हमें पता है इंडिया हमारी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी की, 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, और हमें ये पता लगता है कि इसके बाद भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अराउंड 85 to 90% ऑफ द क्रूड ऑयल इज इम्पोर्टेड। इसके बाद 50% ऑफ द नेचुरल गैस जो है वो भी इंपोर्ट से ही आ रही है, और मेनली कहाँ से आ रही है, आपके वेस्ट एशिया से आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा आपको नेचुरल रिसोर्सेज किस चीज़ के, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के देखने के लिए मिल जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स। नाउ हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस लीड्स टू, अगर हमारी इंपोर्ट इंक्रीज होती रही और हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट जाता है उससे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट, हम लोग जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस है। हम देख सकते हैं कि 85 to 90% ऑन द क्रूड ऑयल एंड 50% ऑन द नेचुरल गैस वी आर इंपोर्टिंग। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमें पता है हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए इंपोर्ट से, बट ऐसा नहीं है। अगर हम इंपोर्ट करते रहे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते चले जाएंगे। नाउ हमारा इन्फ्लेशन, अब जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस होगा, ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, ग्लोबल क्राइसिस ऑन दी क्रूड ऑयल, ऑन दी नेचुरल गैस, उसकी वजह से जैसे वॉर हो रही है, ड्यू टू वॉर, ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू ऑयल क्राइसिस, ये सारी वजह से आपके जो पेट्रोल है, आपके ऑयल है, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे साथ एनर्जी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से हम लोगों को ये स्कीम चाहिए। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम है, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि क्या रिजर्व्स हम लोगों ने ऑफशोर एरियाज़ में रखे हुए हैं। जैसे कि मैं ऑनशोर और ऑफशोर एरियाज़ की बात कर रही हूँ, तो ऑनशोर एंड ऑफशोर एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑयल और जितने भी मिनरल्स हैं, नोड्यूल्स हैं, उन सब के ऑफशोर एरियाज़ में देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि रिसोर्सेज इन ऑफशोर एरियाज़ आर मोर देन दी ऑनशोर एरियाज़। ओके, सो हम लोगों को जहाँ पे भी ऑफशोर एरियाज़ हैं इंडिया के, उधर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, डिस्कवर करना है। डिस्कवर कैसे करेंगे हम, डिस्कवर करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी से, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। देन सेकंड, हम लोग डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारी स्कीम का यही है कि हमारे इंडिया को डोमेस्टिक प्रोडक्शन चाहिए ऑयल एंड नेचुरल गैस का, क्योंकि हमारी इंडिया इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है और हाइड्रोकार्बन्स में आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर हम इस स्कीम की फोकस रख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा एम है कि हम इंपोर्ट को क्या करें, अपना ऑयल और गैस का रिड्यूस करें, कम कर दें। इसके बाद इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को हमें स्ट्रेंथन करना है। अगर हमारे पास ऑयल एंड नेचुरल गैस की कमी होती रहेगी और हम इंपोर्ट करते रहेंगे और इंडिया इसमें डिपेंडेंट रहेगा, तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है जब वॉर हो और ऐसे ही क्राइसिस फ्यूचर में आए तो इंडिया को फिर से इंपोर्ट करनी पड़े चीज़ें। तो इस वजह से हमें इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। इसके बाद हम इसमें सबसे ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितनी भी कंपनीज है प्राइवेट की, फॉरेन की, वो हमारे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी। फॉर व्हाट, फॉर दिस
प्रोजेक्ट समुद्र मंथन स्कीम वो भी इस एक्सप्लोरेशन में आएंगे और बोलेंगे कि हाँ हमें भी यहाँ पर एंटर होना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लेके आने हैं। तो ये भी हमारी स्कीम का एक एम है। इसके साथ साथ अगर हम लोगों को डिस्कवर करने हैं नए क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और न्यू टेक्नोलॉजी को भी हमारा इसके अंदर एक एम है। नाउ अगर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो हमें इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता हुआ दिखेगा। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इतनी सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली जॉब का क्रिएशन होगा और जॉब के क्रिएशन के बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। देन आत्मनिर्भर भारत जो इंडिया का सबसे बड़ा एम है, हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे इंपोर्ट बिल्स को कम करना होगा और ब्लू इकोनॉमी को इंक्रीज करना होगा, ब्लू इकोनॉमी को इन्हांस करना होगा, ब्लू इकोनॉमी की तरफ इंडिया को बढ़ना होगा और आत्मनिर्भर भारत का एक विजन लेकर आगे ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। अगर हम इस स्कीम के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो भी इंडिया के ऑफशोर एरियाज हैं, कोस्टल रीजन्स के ऑफशोर एरियाज हैं, वहाँ पर सीजमिक सर्वेस करने वाले हैं, मतलब वहाँ पर अर्थक्वेक हो गया, इनके क्या सर्वेज रहते हैं, वहाँ पे कैसी इंटेंसिटी रहती है, व्हाट इज़ अ टाइम, व्हाट इज़ अ जोन्स जो इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर हमारे वर्कर्स काम करेंगे, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, जहाँ पे हम एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, तो हमें वहाँ के जोग्राफिकल रीजन की पहुँच और उनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, हमें यहाँ पर मिनरल्स मिल जाएंगे, हमें यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के भंडार मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ों की मैपिंग भी यहाँ पर होने वाली है कि किस तरीके से आपके जियोफिजिकल जियोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, कैसी चट्टानें हैं, कैसा वहाँ पर जोग्राफिकल एक्सटेंट है, सब कुछ देखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि बताया डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर 500 मीटर से ज़्यादा पे आपकी ड्रिलिंग होगी, जहाँ पे आपके एक्सप्लोर किए जाएंगे नेचुरल गैस एंड ऑयल। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एडवांस्ड यूज़ होगा। इसके साथ साथ डेटा मैनेजमेंट एंड डिजिटल एक्सप्लोरेशंस, जो भी चीज़ें यहाँ पर हमें मिलेंगी, जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पर एक्सप्लोर होंगी, उसका हम डेटा मैनेज करेंगे और उसको एक सिंक्रोनाइज तरीके से आगे लेकर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। क्यों हम इतना ज़्यादा ऑफशोर एरियाज़ में ध्यान दे रहे हैं, क्यों हम इतना ज़्यादा ऑफशोर एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं और वहीं पर अपने नेचुरल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए देयर इज अ डिफरेंस। ऑनशोर एक्सप्लोरेशंस जो होते हैं वो लैंड पर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये लैंड है, इसके ऊपर आपके एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के, दीज आर द ऑनशोर एक्सप्लोरेशंस। वहीं पर अगर हम बाहर की बात करें, इकोनॉमिकल जोन्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की बात करें, या फिर हम बात कर रहे हैं इंडिया के आउटर ओशन वाले रीजन्स की, तो वहाँ पर हमारे ऑफशोर एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं। इसके बाद ये लोअर कॉस्ट लगता है, जब हम लैंड पर कोई चीज़ कर रहे हैं तो लोअर कॉस्ट लगेगा, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल होगी। लेकिन जब हम ऑफशोर एरियाज़ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों को महारत हासिल होनी चाहिए, या फिर हमें टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ऑफशोर एक्सप्लोरेशंस के लिए हमें टेक्नोलॉजी और कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर ड्रिलिंग जो है वो बहुत ईजिली हो जाती है। यहाँ पर जो ड्रिलिंग होती है वो टेक्निकली चैलेंजिंग होती है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है अंकलेश्वर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपकी ड्रिलिंग होती है। असम में है, राजस्थान में है, गुजरात वाला जो एरिया है, यहाँ वाले एरिया में, यहाँ पे आपका बहुत अच्छी ड्रिलिंग होती है फॉर नेचुरल गैस एंड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ों की। यहाँ पर अगर हम ऑफशोर एरियाज़ में बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओशियंस की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर्स की। तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, दीज आर द एरियाज जहाँ पर हम लोगों को फोकस करना है इन द ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशंस। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्कीम। अगर ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है तो उसकी कुछ वजह है। क्या वजह है? सबसे इंपॉर्टेंस इसकी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। हमारे एक्सपोर्ट के
डिफरेंस में हमारा जो इंपोर्ट बिल है उस पर फर्क आएगा और उसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी बहुत ज़्यादा सेविंग होने वाली है, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होने वाले हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट है, फॉरेन है, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जीडीपी का बूस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कुछ चंद परसेंटेज भी अगर हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है और जनरेशन होता है हमारे फॉसिल फ्यूल्स का, नेचुरल गैस का, ऑयल एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली हमारी जीडीपी पर असर पड़ने वाला है और वो जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। वैसे ये जो स्कीम है वो 2030 से 31 तक की स्कीम है, जहाँ तक हमारा एम है कि हम ऐसा काम करने वाले हैं, हम एक्सप्लोरेशंस देखने वाले हैं, हम सीस्मिक सर्वेज देखने वाले हैं, हम मैपिंग करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने वाले हैं और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शंस पर भी ध्यान देने वाले हैं। इसके साथ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योर होगा इंडिया का। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी इज द मेन एम ऑफ दिस स्कीम, जिसके लिए हम लोग ये स्कीम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ जितने भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हैं पूरे वर्ल्ड में, जब भी क्राइसिस होंगे आने वाले टाइम पे, तो इंडिया जो है वो एनर्जी के मामले में सिक्योर रहने वाला है अगर हम इस स्कीम को अच्छी तरीके से आगे लेकर जाते हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी चाहिए, ऑफशोर एरियाज़ हैं, टेक्नोलॉजी का हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग आगे यहाँ पे भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजीज करनी हो सकती हैं और उसकी वजह से ये स्कीम जो है इसमें थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनानी है हमको इंडिया को, जिससे ये एक्सप्लोरेशन, ये प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस अच्छे से हो सके। डीप वाटर ड्रिलिंग को हमें प्रमोट करना है, मरीन इंजीनियरिंग को इनकरेज करना है और इसके साथ साथ हमें सीज्मिक इमेजिंग एंड एक्सप्लोरेशन, सीज्मिक इमेजिन जैसे हम लोगों ने अर्थक्वेक की मैपिंग करी है अपने लैंड वाले एरिया में, ऐसे ही हमें अर्थक्वेक की मैपिंग इन द ऑफशोर एरियाज करनी पड़ेगी। नाउ हर स्कीम अपने साथ कुछ कंसर्न्स एंड चैलेंजेस लेकर आती है। हमारी इस स्कीम में भी कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या मिटिगेशन है जो इस स्कीम के साथ हम लेकर आ सकते हैं, जिससे ये स्कीम अच्छी तरीके से अपने बेस पर उतर जाए। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को दिखाई देगी, दैट इज़ रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल्स। हम लोगों ने देखा है कि पुराने टाइम पे जो ओशियन वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोरेशंस वगैरह करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑयल स्पिल हो जाता है। मतलब कि ऑयल जो है वो टैंकर्स में से फैल जाता है। जब भी ऑयल होता है उसकी जो डेंसिटी है उसकी वजह से पानी के ऊपर वो तैरता है और जो एक्वेटिक लाइफ होती है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है और उस वाले एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ तक हो जाती है। तो उसकी वजह से हम लोगों को ध्यान देना होगा ऑयल स्पिल्स पर, मरीन पॉल्यूशन पर। ऑब्वियसली वहाँ पर काम होगा, मरीन एरियाज़ में काम होगा, तो वहाँ पर आपके पॉल्यूशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन का सबसे बड़ा चांस है, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन से वहाँ के एक्वेटिक लाइफ एंड वहाँ की जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मरीन बायोडाइवर्सिटी को, फॉर एग्जांपल्स आपके कोरल्स हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, रीफ्स हो गए, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उन एरियाज़ में। देन कोस्टल इकोसिस्टम को भी डिस्टर्बेंस होगा। कोस्टल इकोसिस्टम में हमें पता है इंडिया में कोस्टल एरिया कितना बड़ा है, 7515, सॉरी, ये जो एरिया है वो अब 11 तो कितना है, सॉरी, इंडिया के कोस्टल एरिया पे इंडिया का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है या गुजरात है या कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि वहाँ पर कोस्टल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आपके सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर कितनी सारी एस्चुरीज हैं, डेल्टाज हैं, मैंग्रोव्स हैं आपके, और इसके बाद कोरल्स हैं, तो उन सबको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। देन मिटिगेशन मेजर्स हम लोगों को लेकर आने पड़ेंगे इस स्कीम के साथ, जिससे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं वो ना हो। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये ध्यान देना होगा कि जितने भी फॉरेन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स या जितनी भी कंपनी इसके अंदर इनरोल्ड हो रही हैं उन के साथ साथ ये भी मैंडेटरी कर दिया जाए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना ज़रूरी है। जो भी कंपनीज एक्सप्लोरेशन करेंगी ऑयल एंड नेचुरल गैस का, वहाँ पर असेसमेंट होगा,
उस जगह का कि वहाँ पर वो एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए रेडी है या नहीं है। देन स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जहाँ पर वर्कमैन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, जहाँ पर भी हमारी वर्कफोर्स काम कर रही है, जिस भी एरिया में काम कर रही है, और मरीन बायोडाइवर्सिटी है, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लिए सेफ्टी कंसर्न्स एंड स्टैंडर्ड्स होने ज़रूरी है। इसके बाद ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना भी ज़रूरी है। दैट मीन्स यहाँ वाले एरिया में अगर ऑयल का स्पिल होता है तो उसके लिए हम लोगों को मेजर्स लेने होंगे। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी हमें कंटिन्यू करनी होगी, और इसमें हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको इन्वॉल्व करना होगा इस स्कीम के साथ, जिससे हमारे स्कीम के जितने भी गलत फैक्टर्स हैं, जितने भी चैलेंजिंग फैक्टर्स हैं, वो मिटिगेट होकर ये स्कीम एक अच्छी स्कीम निकल कर बाहर आए। नाउ मैंने आपको शुरू में ही बताया था देयर आर ऑल्सो अदर मिशंस जो हमारी गवर्नमेंट लेकर चल रही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिशन जो अब तक का है that is deep ocean mission. There is a difference between samudra manthan and deep ocean mission. What is the difference between samudra manthan and deep ocean mission? जो deep ocean mission है था वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। समुद्र मंथन स्कीम जो है इससे डिफरेंट है। समुद्र मंथन स्कीम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों को ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस करने हैं, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पर हम एक्सप्लोरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं डीप ओशन मिशन में। वी आर एमिंग फॉर रिसर्च एंड डीप सी टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम ओशियन रिसर्च एंड मरीन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे। यहां पर हम एक्सप्लोरेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे। यहाँ हमारा एम है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी लेकर आए, इंडिया का फ्यूचर सिक्योर करें इन द एनर्जी एरिया और एनर्जी सेक्टर। यहाँ पर हमारा फोकस है कि हम मरीन साइंस के ऊपर फोकस करें और ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ोतरी दें। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशंस करने में ऑयल के, नेचुरल गैसेस के, उनके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर हमारा मिनरल्स और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एम रहेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीप ओशन मिशन एंड समुद्र मंथन स्कीम। समुद्र मंथन scheme is for the oil and natural gas explorations, whereas deep ocean mission is for the marine research and engineering perspective. Let's see about the challenges. हमने कंसर्न्स पढ़े कि हाँ क्या दिक्कत हो सकती है, बट सच में क्या चैलेंजेस हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आता है कॉस्ट। हमें पता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी खासी यूज़ होने वाली है। जब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड यूज़ होगी तो उसके चक्कर में यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर बर्डन बनने वाला है। तो कॉस्ट बर्डन ही होगा, गवर्नमेंट के ऊपर कॉस्ट आएगी। इसके बाद लॉन्ग प्रोजेक्ट गेस्टेशन पीरियड्स, मतलब कि इस स्कीम को हम लोग कितने पीरियड तक लेकर जाने वाले हैं, कितने साल तक हमारा एक्सप्लोरेशंस चलेंगे, कितने साल तक हम प्रोडक्शंस के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कि कितने टाइम तक ये गेस्टेशन पीरियड रहेगा, जब तक ये स्कीम कब तक ये स्कीम जो है वो चालू रहेगी। इसके बाद इन्वायरमेंटल रिस्क की भी हम बात करें, जैसे इन्वायरमेंटल रिस्क में हम लोगों ने बात करी कि ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी को दिक्कत हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद हम लोगों को फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन और इंडिया की नेट जीरो कमिटमेंट को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन हमें पता है कि हम लोग ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट जब हम इंडिया के नेट जीरो 2070 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस का, वहीं पर हम लोगों को 2070 तक नेचुरल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना है। मतलब कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है रादर देन फॉसिल फ्यूल्स। तो हमको इस स्कीम के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वो यही है कि हम कैसे अपने 2070 के एम को और फॉसिल फ्यूल के एक्सप्लोरेशंस को बैलेंस करने वाले हैं। तो यही आपकी स्कीम है जिसके ऊपर हम लोगों को चैलेंजेस और कंसर्न्स देखने पड़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ मिटिगेशंस भी देखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद अगर हमारी ये स्कीम सक्सेसफुल होती है आने वाले फ्यूचर में, तो इससे हमारे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ने वाला है और इससे हमारे इंडिया को क्या चीज़ बढ़िया होने वाली है, हमारे इंडिया में क्या क्या पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो जनरेट होंगे, क्या हमारी एडवांटेजेस देखने वाले हैं हम लोग। तो आने वाले फ्यूचर में अगर ये स्कीम डेवलप हो जाती है, ये स्कीम सिक्योर हो जाती है, ये स्कीम अगर फुलफ़िल हो जाती है, तो उसके बाद हमारे जो आउटकम्स निकलने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन होगा। अगर आपके यहाँ पर वॉर हो रही है कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी आपको पैंडेमिक हो रहा है, कहीं भी आपके ऑयल क्राइसिस हो रहे हैं, किसी भी जगह पे जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं,
कोई भी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, वो सब होने पर भी हमारे यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिमांड्स भले ही होने पर हमारी कॉस्ट जो है वो वैसी ही रहेगी जैसे हमारी चल रही है, अगर हमारा प्रोडक्शन इस स्कीम के ऊपर इसके अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद इंपोर्ट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो हम दूसरे देशों से नहीं इंपोर्ट करेंगे इतनी ज़्यादा। एनर्जी सिक्योरिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को भी हम कहेंगे कि वो इंकरेज होगी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी R&D जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी हम फोकस करने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। इंडिया का स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रेजिलियंस की तरफ स्ट्रेंथनिंग होगी, मतलब कि इंडिया स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि और देशों को जब पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर भी एक्सप्लोरेशंस एंड प्रोडक्शंस हो रहे हैं और हमारे इम्पोर्ट इंडिपेंडेंस भी कम हो रही है, तो इंडिया उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उन देशों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जहाँ पर एक्सप्लोरेशंस नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हमारे यहाँ से भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक रेजिलियंस भी हमारे इंडिया का बना रहेगा। तो हमें सबसे पहले हमारा जो चैलेंज है इंडिया के सामने कि हमें अपने इंपोर्ट्स जो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के हैं उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना है, उनको अपने इंपोर्ट्स के बिल को कम करना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए और यही होना चाहिए। तो दिस स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इस स्कीम के साथ इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, इसके साथ साथ इंपोर्ट डिपेंडेंस भी जुड़ी हुई है। अगर ये स्कीम फुलफिल होती है तो इंडिया को इंपोर्ट बिल के कम होने के साथ साथ इंडिया के जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों में फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशंस, जो आपके पैंडमिक वॉर्स और इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से क्रिएट होती रहती है, वो कम हो जाएगी। एंड इसकी वजह से इंडिया जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है और उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहती है, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी जो दूर रहना चाहती है इंडिया, वो हो सकती है और वो पूरी हो सकती है। इस स्कीम के एक छोटे से इनिशिएटिव से हमारी गवर्नमेंट एक बड़ा चैलेंज ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। सो आज के लिए यही स्कीम। थैंक यू। आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में, और नई स्कीम के साथ, नए मैटर के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।